हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये दो कंसेप्ट समझेंगे। तो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं पहले वो समझते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है? एक सैम्पल स्पेस यू के अंदर दो इवेंट है ए एंड बी। यहाँ पे अपन को ये प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए such that event B has already occurred। मैंने क्या बोला? probability of getting event A such that B has already occurred। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं A given that B has already occurred। मतलब यहाँ पे अपन को ये निकालना है कि अगर एक इवेंट पहले से हो चुकी है तो दूसरे इवेंट का होने की चांसेस क्या है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर एक बी हो चुकी है और ए होनी बाकी है तो इसको अपन लिखते हैं ए ऐसे स्लैश बी। इसकी आंसर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। और अगर बी होनी बाकी है और ए ऑलरेडी हो चुकी है, इसको लिखते हैं पी बी डैश ए। और इसकी क्या लिखेंगे? सेम ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या हो जाएगा? जो होनी बाकी है तो पी बी। आया समझ? देखो वापस, इफ़ द अकरेंस ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज़ अकर्ड, बी अकर हो चुकी है तो ये ए बाय बी होता है, और कंडीशन दैट बी अकर होनी बाकी और ए हो चुकी है तो इसको बी डैश ए बोलते हैं। और फॉर्मूला क्या होती है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, और इसमें क्या होगी? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है। Suppose a company produces a certain type of item in two different factory A1 and A2. One item is randomly selected from the store selling the item produced by this company. Let us denote the event selected item is defective item को इन लोगों ने डी बोला। इफ़ द, अब ऐसा बोल रहे हैं कि A1 और A2 में ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब बताओ कि भाई A1 में डिफेक्टिव आने की चांसेस क्या? तो इसमें बोलेंगे डिफेक्टिव फ्रॉम A1। A1 तो ऑलरेडी बन चुका है, और A2 में डिफेक्टिव आने की चांसेस क्या? डिफेक्टिव A2। ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुका है, प्रोडक्ट के बाद उसमें से डिफेक्टिव आने की चांसेस क्या? तो ये तुम्हारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है। अब आते हैं अपन लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं वो समझना। जैसे कि दो इवेंट है ए और बी। ए को बी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो दोनों एक दूसरे की इंडिपेंडेंट इवेंट है। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू पी ए बाय बी या फिर पी ए बाय बी डैश, मतलब बी हो गई है उससे ए को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बी नहीं हुई है उससे ए को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब पी ए इज़ इक्वल्स टू पी ए बाय बी या फिर पी ए बाय बी डैश। ये कब ऐसा होगा कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे की इक्वल होगी? जब ए को बी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसको बी के होने या ना होने से फ़र्क पड़ता तो पी ए और पी ए डैश बी सेम नहीं आ सकता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या अपन ने दिया भाई? पी को यहाँ पे तुम्हारे पी ए को तुम्हारे बी से होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पी बी को अगर ए के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो पी बी किसके बराबर होगा? पी बी बाय ए या फिर पी बी बाय ए डैश। होने या ना होने दोनों, तो होना मतलब ए, ना होना मतलब ए डैश। तो अब इसको अपन एक बार है ना, एक दो सम्स इन लोगों ने करवाए हैं वो अपन आगे एग्जाम्पल में देख लेंगे। अब तुम लोग लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि इवेंट ए और बी दोनों एक साथ होने की चांसेस क्या, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे पी ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, एक साथ होना मतलब ए इंटरसेक्शन बी। इसमें इसकी फॉर्मूला हो जाएगी पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी बाय ए। वापस मैंने क्या बोला कि भाई दो इवेंट्स है, दो इवेंट्स का साथ में होने की प्रोबेबिलिटी क्या? मतलब एक हो चुकी तो इसमें होगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए। सपोज ऑलरेडी ए हो चुकी है, अब मुझे देखना है कि क्या साथ में बी होगी, तो पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी मल्टीप्लाई बाय ए, ये बी डिवाइड बाय ए वाला। और अगर एक और फॉर्मूला हो जाएगी, अगर बी हो चुकी है और ए होनी बाकी है तो पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी बी मल्टीप्लाई बाय पी ए डैश बी। ये तुम लोगों को समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या है? ये तुम लोगों ने जो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला देखी थी ना, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, तो बस इन लोगों ने क्या बोला भाई? ये इन दोनों को अपोज, ये बोला कि भाई पी ए जो है
वो क्या हो जाएगा तुम्हारा पी ए हो जाएगा, सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले और ऊपर वाले, तो इज इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी सच दैट ए हैज़ ऑलरेडी अकर। अगर ए हुआ है तो पी बी बाय ए आएगा, और अगर बी हुआ है तो पी ए बाय बी आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिड्यूस फ्रॉम दिस आर एज फॉलो। क्या बोल रहे हैं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्टली पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी हो जाएगा। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उसके अंदर अपन ये वाली फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, उसमें अपन डायरेक्टली पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी करेंगे। ठीक है, आया समझ। अब सिलेक्शन विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, याद है विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। ये एक बैग है, इस बैग में 7 बॉल है, तुम लोगों ने पहली बॉल निकाली। अब पहली बॉल निकालने की, भाई सपोज 4 वाइट है 3 रेड है, अब इसमें से तुम लोगों को एक बॉल निकालनी है, और वो एक बॉल वाइट होनी चाहिए। तुम लोग कैसे लिखते थे 4C1/7C1। ठीक है, अब तुम लोग सेकेंड बॉल जब निकाल रहे हो ना, उससे पहले ये जो वाइट बॉल है इसको वापस अंदर नहीं डाले। तो अब तुम्हारी वाइट बॉल कितनी हो गई 3, और टोटल बॉल्स कितनी हो गई 6। तो अब तुम लोग क्या लिखोगे 3C1/6C1, राइट। इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। और विथ रिप्लेसमेंट मतलब तुम लोगों ने वापस उसको रिप्लेस कर दिया, तो सेम वापस वही जो तुम्हारा 4C1/7C1 यही आएगा। अगर तुमने रिप्लेस नहीं किया तो तुम्हारी यूनिट्स कम हो जाती है, अगर तुमने रिप्लेस कर दिया तो तुम्हारी यूनिट्स कम नहीं होती है। ठीक है, थोड़े बहुत सम्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 27 में क्या बोल रहे हैं, अ बैलेंस कॉइन इस एक कॉइन को 2 बार फेंका गया है। इफ द फर्स्ट टॉस ऑफ द कॉइन शोज हेड, ऐसा बोल रहे हैं। अपन मानते हैं 2 इवेंट है, ए मतलब हेड मानते हैं, बी मतलब टेल मानते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि फर्स्ट इवेंट ऑलरेडी हेड आ चुका है, बताओ सेकेंड बार हेड आने की चांसेस क्या। तो अपन मानते हैं ए को मैंने हेड मान लिया, बी को भी मैंने हेड माना, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टेल की नहीं पूछी, यहाँ पे पूछा है बी को भी मैंने हेड माना, मतलब फर्स्ट टाइम भी हेड आए सेकेंड टाइम भी हेड आए। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, HH HT TH और TT। अब इसमें से इवेंट ए क्या होगा, इवेंट ए में फर्स्ट कॉइन में हेड चाहिए। फर्स्ट कॉइन में हेड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो HH और HT। तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी 2/4। अब इवेंट 2 में क्या बोला है, पहले ऑलरेडी ए आ चुका है, हेड आ चुका है, दूसरी बार भी हेड आना चाहिए। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है, सिर्फ एक बार हो रहा है। तो तुम्हारा इवेंट बी क्या हो जाएगा हेड हेड, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। अब तुम लोगों को क्या बोला है, अब तुम लोगों को बोला है कि ये दोनों साथ में होनी चाहिए, मतलब एंड आ रहा है, मतलब इंटरसेक्शन। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों साथ में होने की चांसेस क्या। अब दोनों साथ में होने की चांसेस, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है। देखो ए में आ रहा है हेड हेड और हेड टेल, और बी में आ रहा है हेड हेड, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 1/4, राइट। तो तुम्हारा आंसर है यहाँ पे 1/4 इंटरसेक्शन का। अब तुम लोगों का पी ए आ गया, पी बी आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया, राइट। अब तुम लोगों को क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ए ऑलरेडी हो चुका है तो बी होने की चांसेस क्या। ए हो चुका है मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पी बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए डैश ए इज अपॉन पी ए। यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी होगा, ऑलरेडी ए हो चुका है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4, पी ए कितना है 2/4। तो ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो 4/1/2/4, 4 कट, तो ये 1/2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2। देख लो वापस क्या किया मैंने, पहले इवेंट ए मैंने माना कि फर्स्ट टाइम पे हेड आता है, इवेंट बी मैंने माना कि सेकंड टाइम पे भी हेड आता है, तो ऐसा एक बार ही हो रहा है। तो अपन को पी ए और पी बी मिल गया। अब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन था सिर्फ हेड हेड, तो ये 1/4 हो गया। अब मुझे बोला है बताओ कि बी होगा प्रोवाइडेड ए ऑलरेडी हो चुका है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा पी बी डैश ए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ठीक है, आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 28। A factory has received an order to prepare 50,000 unit of an item in a certain time period. उसको 50,000 यूनिट्स बनानी है। The probability of completing the work, काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.75, इसको मैं पी ए मान लेती हूँ।
द प्रोबेबिलिटी दैट वर्कर्स विल नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक ड्यूरिंग दैट पीरियड, स्ट्राइक डिक्लेयर नहीं होगी उसको मैं PB मान लेती हूँ 0.8. द प्रोबेबिलिटी दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड एंड द वर्कर विल नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक, मतलब काम कंप्लीट भी हो जाएगा, वर्कर स्ट्राइक भी नहीं करेंगे, मतलब A इंटरसेक्शन B कितना दिया है 0.7. अब क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड एज पर शेड्यूल. ऐसा बोले बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि काम कंप्लीट हो जाएगा अंडर द कंडीशन दैट वर्कर हैज़ नॉट डिक्लेयर. ऐसा क्या बोल रहे हैं बताओ, क्या चांसेस है कि तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा गिवन दैट अभी तक वर्कर ने स्ट्राइक नहीं की, मतलब यहाँ पे तुम्हारा PB हो चुका है, PA होना बाकी है. तो यहाँ पे अंडर द कंडीशन वर्ड आते ही तुम लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वर्ड याद आना चाहिए. तो ये PA B/A होगा. कैसे, तुम लोगों का वर्क कंप्लीट होना बाकी है, तुम्हारे जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे नहीं गए, मतलब PB हो चुका है, PA होना बाकी है, तो PB/A. तो B/A इसकी फॉर्मूला क्या होगी, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB. एक मिनट, इसमें अपन ने किसको क्या माना था, कंप्लीटिंग द वर्क को अपन ने PA माना था, राइट, सॉरी इसको A माना था ना, तो ये A आएगा ये B आएगा. कंप्लीटिंग द वर्क को A माना था और वर्कर की स्ट्राइक को B माना था. तो A होना बाकी है और B हो चुका है, स्ट्राइक नहीं हुई है और A मतलब वर्क कंप्लीट होना बाकी है, तो A/B आएगा. सॉरी तो यहाँ पे आ जाएगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB. तो अब इसका PA इंटरसेक्शन B 0.7 अपॉन PB क्या आएगा 0.8. सेकेंड में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वर्कर डू नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक. ऐसा बोले काम कंप्लीट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, मतलब यहाँ पे B होना बाकी है और A ऑलरेडी हो चुका है. तो यहाँ पे क्या आएगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, राइट. तो अब तुम लोग इसमें निकालो तो 0.7 अपॉन 0.75, राइट. बहुत ज़्यादा इजी थे ये सारे सम्स. इलस्ट्रेशन नंबर 29 आप लोग खुद से करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 30 पे आते हैं. A medicine is tested on a group of rabbits and mice. रैबिट और माइस पे एक मेडिसिन को टेस्ट किया गया है. इट इज़ ऑब्जर्व दैट रैबिट शो द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन. ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारा मेडिसिन है, एनिमल को इफेक्ट होना और ना होना, ये 2 कैटेगरी है. 7 रैबिट इफेक्ट हो रहे हैं, 3 रैबिट इफेक्ट नहीं हो रहे. उस मेडिसिन से 5 माइस इफेक्ट हो रहे, 4 माइस इफेक्ट नहीं हो रहे, मतलब टोटल कितने एनिमल इफेक्ट हो रहे 12 और कितने एनिमल इफेक्ट नहीं हो रहे 7. ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या बोला है क्वेश्चन में देखते हैं. 1 एनिमल इज सिलेक्टेड, इसमें से एक एनिमल को सिलेक्ट किया जा रहा है. बोथ द सिलेक्टेड एनिमल शो द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं वो मेडिसिन का इफेक्ट दिखाए. मैं बोल रही हूँ कि है ना, पहले इसको इवेंट A मान लेते हैं कि इवेंट दैट रैबिट शो द इफेक्ट, और इवेंट B मान लेते हैं कि माउस शो द इफेक्ट. अपन को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों इफेक्ट दिखाए. तो इसमें मैंने इसको A मान लिया, इसको B. ये नहीं इफेक्ट वाला पार्ट तो अपन को लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, दोनों के दोनों जो एनिमल्स है वो इफेक्ट दिखाए. तो इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, ये दोनों होनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एंड मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन. तो PA इंटरसेक्शन B, तो ये हो जाएगा PA मल्टीप्लाई बाय PB. क्यों मैंने ये किया, याद करो, मैंने तुमको समझाया था इंडिपेंडेंट इवेंट. क्या रैबिट के इन्फेक्ट होने से माइस को कोई फ़र्क पड़ता है, या फिर माइस के इम्पैक्ट होने से रैबिट को कोई फ़र्क पड़ता है? ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. इसीलिए यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, PA मल्टीप्लाई बाय PB. तो PA कितना है, देखो PA हो जाएगा 7 बाय, PA कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 बाय 10, और PB कितना हो जाएगा 5/9, राइट. और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7/10 मल्टीप्लाई बाय 5/9. कैसे स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, टोटल 7 रैबिट है जो इफेक्ट होते हैं 10 में से, और टोटल 5 माइस है जो इफेक्ट होते हैं 9 में से. तो इन दोनों का ये PA आ गया और ये PB आ गया, और ये तुम दोनों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो PA इंटरसेक्शन B आ जाएगा. सेकेंड में बोला है 1 of the 2 सिलेक्टेड एनिमल्स शो द इफेक्ट ऑफ अ मेडिसिन एंड अदर एनिमल डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन. ऐसा बोल रहे हैं एक इफेक्ट दिखा रहा है और एक इफेक्ट नहीं दिखा रहा है. एक बार ऐसा मानती हूँ ये इफेक्ट दिखा रहा है और ये इफेक्ट नहीं दिखा रहा, तो पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, मतलब PA और ये इफेक्ट दिखा रहा है और ये इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं. मतलब PA इंटरसेक्शन B डैश, ये B डैश मानेंगे. ये देखो ये A है, ये A डैश है, ये B है, ये B डैश है. ऐसा बोल रहे एक एनिमल इफेक्ट दिखा रहा है, अगर रैबिट इफेक्ट दिखा रहा है तो माइस को इफेक्ट नहीं दिखाना, मतलब A इंटरसेक्शन B डैश. और सेकंड कॉम्बिनेशन अपन लिखते हैं प्लस
P मल्टीप्लाई बाय A डैश मल्टीप्लाई बाय B, मतलब माइस इफेक्ट दिखा रहा है, पर ये जो है ना रैबिट है वो इफेक्ट नहीं दिखा रहा। अब मैंने यहाँ पे प्लस क्यों यूज़ किया, या फिर ये कॉम्बिनेशन होगा या फिर ये कॉम्बिनेशन होगा या फिर मतलब प्लस, राइट। तो मैंने इन दोनों को किया, तो अब इन दोनों को तुम लोग क्या करोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी डैश, और पी ए डैश मल्टीप्लाई बाय इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए डैश मल्टीप्लाई बाय पी बी। अब बस इसको सॉल्व करके तुम लोगों को आंसर निकालना है। पी ए डैश तुम लोगों को दिया हुआ है, ए डैश नहीं दिया हुआ, पर ए दिया हुआ है, तो ए डैश कैसे निकल जाता है, 1 माइनस ए, तो तुम्हारा ए डैश क्या हो जाएगा 3/10। अगर नहीं भी दिया होता तुमको डायरेक्ट भी निकालना हो तो ये देखो, ये तुम्हारा ए डैश है, तो 3/10 तुम्हारा ए डैश हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा 4/9, तो बी डैश क्या हो जाएगा 4/9। बस तुम लोगों को अब क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके तुमको आंसर निकालना है। बहुत ज़्यादा ईजी था। इलस्ट्रेशन नंबर 31, 32 ये सब अपन लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ना एक्सरसाइज में, उसको भी ट्राई कीजिएगा, और जो नहीं आए वो मुझे पूछते जाना।